तो मैं मालेगांव तालुका में डोंगराले गांव में जो एक कमसिन सी मासूम सी नन्ही सी बच्ची के साथ जो साहनेहा जो हादसा पेश आया, दिल को दहला देने वाला, रोंगटों को खड़ा कर देने वाला, इतना सफाक, इतना बेरहम वाकया कि एक हंसता मुस्कुराता हमारा फूल उस मासूम सी बच्ची के साथ एक बुरा फेल करके उसे बेरहमाना तौर से जो है कत्ल कर दिया गया। यकीनन ये न सिर्फ तालुका, शहर, जिला, रियासत बल्कि मुल्क के लिए एक दिल दहला देने वाला वाकया है। आज हम इस स्टेज के माध्यम से महाराष्ट्र हुकूमत से यह अपील करते हैं कि ऐसे सफाक कातिल को, ऐसे निर्दयी कातिल को जल्द से जल्द कानून के तहत जो अदालती निजाम में मौके मौजूद है उसका इस्तेमाल करते हुए फौरन से पेशतर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर ऐसे बेईमाना कत्ल करने वाले जालिम शख्स को निशान इबरत बनाए और उसे फौरन से पेशतर उसे फांसी पर, उसे सूली पर लटकाएं। ये जज्बात मुल्क की आवाम का है और बिलखुसूस शहर मालेगांव का है कि ऐसे कातिल को जल्द से जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, आज हम इस इलेक्शनी मीटिंग का बाकायदा आगाज करते हैं। आज की जो इस मीटिंग के सदर मोहतरम है अली वकार, हमारे मोहल्ले की मशहूर शख्सियत और 2017 से मेरे साथ शाना बशाना चल रहे हैं और हर वक्त मेरी रहनुमाई करते आ रहे हैं, मेरी सरपरस्ती करते आ रहे हैं। सियासी तौर से, समाजी तौर से जहां जहां मुझे उनकी जरूरत पड़ी उन्होंने मुझे अपनी खिदमत अंजाम दी। हम सबके चहेते इस इलाके के हमारे रशीद शाह साहब जो आज की मीटिंग की सदारत पेश कर रहे हैं, उसी के साथ साथ मीटिंग में मौजूद हमारे दूसरे सरपरस्त और बुजुर्ग शब्बीर पहलवान साहब, महमूद भाई रेडीमेड वाले साहब, हमारे यासीन चाचा टीवी वाले, जमाल दादा साहब, अब्दुल भाई हमारे बोमिल वाले, खालिक पहलवान साहब, अंसार घड़ी वाले साहब, यूसुफ भाई साहब और हमारे हरदिल अजीज जो है कौमी शोहरत याफ्ता जो है एंटरटेनमेंट की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, हमारे कलीम हीरो साहब, मुन्ना गुजराती साहब, अतीक भाई, आमीन गाय वाले साहब और मुझसे पेशरू मुकर्रिर याकूब शाह साहब, खालिक कुलई वाले साहब, शाकिर शाह साहब, हमारे हनीफ पहलवान साहब, नवाब भाई कुलई वाले, शेरू भाई मिर्ची वाले, मुन्ना शाह साहब, फेरोज भाई भंगार वाले, हमारे रईस भाई रईसवा साहब, नासिर नसरा साहब, मुबीन मेंबर साहब, साबिर भाई साहब, पापा तंबुली साहब, शकील कैसेट वाले साहब, जिन लोगों के नाम यहां जिम्मेदारान ने दिए हैं, मैं उन लोगों के नाम यकीनन लेना जरूरी समझता था ताकि मेरी आवाज के जरिए इस वार्ड की आवाम में ये पैगाम चला जाए कि आज जो लोग हमारे साथ सियासी तौर पर जो स्टेज शेयर कर रहे हैं वो अपने इस इलाके की मुअज़्ज़िज़ और मोतबर शख्सियत है। वो जहां समाजी खिदमात का तजुर्बा रखते हैं वहीं सियासी मुदब्बिर लोग हैं और इनके साथ चलने वाले लोगों ने
हमेशा इस वार्ड में सियासी फैसला करके हिकमत अमली से यहां पर उम्मीदवारों को कामयाब किया है। ये चेहरे जिनका मैंने नाम लिया, ये आज स्टेज की जीनत है, लेकिन सामईन में बैठे हुए भी ऐसे चेहरे हैं जो इस वार्ड के लिए, इस मोहल्ले के लिए, इस इलाके के लिए गाहे बगाए अपनी खिदमत पेश करते आए, अपनी अपनी सतह पर लोगों की खिदमत करते आए हूं। आज वार्ड के मोतबर चेहरों का जो हुजूम यहां पर जमा हुआ है, ये मुझे हौसला बख्शता है, मुझे हिम्मत देता है और मेरे यकीन को मजबूती अता करता है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम आने वाले वक्त में दोबारा अल्लाह हमें इस वार्ड की नुमाइंदगी करने का मौका दे सकता है। दोस्तों, इलेक्शन के अय्याम शुरू हो चुके हैं। जो पहली दूसरी कार्रवाई होती है इलेक्शन की, वार्ड रचना, वो हो चुकी है, वो फाइनल हो चुकी है। उसके बाद जो दूसरा मरहला होता है वोटिंग लिस्ट का, यादी का, वो भी जो प्रारूप यादी होती है, वो यादी भी डिक्लेयर हो चुकी है। उस पर हरकत लेने के लिए वक्त दिया गया है और उसके बाद अंतिम यादी, फाइनल यादी भी डिक्लेयर होगी और इलेक्शन का प्रोग्राम लगेगा। लेकिन इस बीच सुनने में आ रहा है कि 25 नवंबर के रोज सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर जो मुद्दा था कि हुकूमत महाराष्ट्र और इलेक्शन कमीशन ने जो 50% रिजर्वेशन फिक्स किया गया है, उस रिजर्वेशन को बढ़ाकर कहीं कहीं जो है लॉट्स में उस रिजर्वेशन की फीसद तो बढ़ा दिया गया है, कहीं 51% कर दिया है, कहीं 52% कर दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का वाज़े हुक्म था, उसकी खिलाफ वर्जी सुप्रीम कोर्ट को दिखी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील से और इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि हमने जो तुमको हुक्म दिया था, ऑर्डर दिया था कि आरक्षण इस तरीके से किया जाए, आप लोगों ने आरक्षण में गड़बड़ी की है, तो क्यों ना ये इलेक्शनों को मुलतवी कर दिया जाए और जो चालू इलेक्शन है उस इलेक्शन के ताल्लुक से जो है कोर्ट की ये राय है। जबकि आने वाले इलेक्शन के लिए कोर्ट ने जबानी तौर से ये कहा है कि अभी किसी इलेक्शन का प्रोग्राम, जब तक आरक्षण का मसला क्लियर नहीं हो जाता, 50% के अंदर अगर आरक्षण जब तक के गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन एफिडेविट कोर्ट में दाखिल नहीं कर देती, आगे के किसी भी इलेक्शन को, चाहे वो पंचायत समिति का हो, जिला परिषद का हो या कॉरपोरेशन का हो, ये इलेक्शन जो है वो जाहिर ना करे। 25 नवंबर 3-4 रोज में गवर्नमेंट अपना एफिडेविट जिस तरीके से पेश करेगी, उस तरीके से आने वाले इलेक्शन का जो है मंजर जो है वो वाजे होगा, खुलकर आएगा, दिखेगा कि इलेक्शन होने जा रहा है या इलेक्शन में देरी हो सकती है, इलेक्शन लेट हो सकता है। फिर भी हमने हमारा इलेक्शन जो है वो शुरू कर दिया है और इसी सिलसिले की ये पहली बुनियादी और अव्वल कड़ी है कि आज हमने यहां पर इलेक्शन की पहली मीटिंग रखकर इस वार्ड नंबर 21 के इलेक्शन का बिगुल बजा दिया। दोस्तों, वार्ड नंबर 21, इसमें कई इलाके आते हैं और आप लोगों को बार बार स्टेज के जरिए, अखबारों के जरिए बताया जा चुका है कि कौन कौन से इलाके इसमें शामिल हैं। आज ये मीटिंग जहां हो रही है, इस इलाके का नाम गुलशन इब्राहिम है और मेरी मालूमात के हिसाब से ये इलाका 10 से 12 साल और बहुत ज्यादा अगर हो गया तो 15 साल ये इलाका वजूद में आया। इससे मुत्तसिल, इससे जुड़ी हुई बस्ती जो वार्ड नंबर 21 की सियासत का दिल, हार्ट कहलाती है जो बस्ती, वो गुलशेर नगर डिपो गढ़ नंबर 106, 107 है।
जहां पूरे वार्ड में आज नई आदि के एतबार से 23,000 वोट है। देखने में यह आ रहा है कि 40% वोट जो है वो गुलशेर नगर डिपो, जिसमें कुछ गुलशन इब्राहिम 108, 109 और 110 की भी वोट आई है, ऐसे 40% वोट इस इलाके में। ये टेक्निकल बात है, ये जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके लिए। लेकिन मैं गुलशेर नगर और गुलशन इब्राहिम की अहमियत को जानता हूं और समझता हूं। गुलशेर नगर इलाका मैं समझता हूं कि 1984 में यह इलाका उस वक्त की म्यूनिसिपैलिटी के जिम्मेदारान की मदद से यह इलाका बसाया गया है। यह गुलशेर नगर जो आज शहर के सियासत का दिल कहला रहा है, यह इलाका जब वजूद में आया, यह इलाका जब बना, तो इस इलाके में आबाद होने वाले लोग, इस इलाके में बसने वाले लोग, यहां पर आकर रहने वाले लोग ऐसे लोग थे जिनकी सरों पर छत नहीं थी, जिनके पास रहने के लिए अपने जाती मकान नहीं थे, या वो इस हैसियत में या इस ताकत में नहीं थे कि वो खुद का अपना मकान शहर की मौजूदा बस्ती में ले सके। बोलने वाले बताते हैं, देखने वाले बताते हैं कि शुरुआत में टाट का पार्टीशन बनाकर जो हमारा बारदान आता है, बल्लियां और बांबू गाड़कर शुरुआत में रिहाइश का इंतजाम किया गया। उस वक्त के जो मशहूर इस इलाके के सोशल वर्कर थे, हमारे शेख गुलाब साहब, उनकी जेर निगरानी इस इलाके में उस वक्त जो भी सोशल वर्कर्स थे, उन लोगों ने यहां पर अपना आशियाना बनाया, यहां पर अपने लिए छत ढूंढा, यहां पर अपने परिवार के लिए मुस्तकबिल की राह तलाश की, और यहीं से अपने परिवार के लिए, उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए रात दिन मेहनत करने लगे। मालेगांव शहर का यह वाहिद इलाका है जो 95% रोज कमाने और रोज खाने वालों का इलाका है, जिस्मानी मेहनत करने वालों का इलाका है। रोजाना मेहनत करते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, तब जाके अपना और अपने परिवार का यहां के लोग पेट पालते। यहां पर अपने आप को लोहे के जंगल में झोंकने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने जिस्मों को, अपनी रूहों को, अपने बदन को लोहों के जंगल में झोंक दिया, रात दिन लोहों से टकरा कर अपने जिस्म को खोखला कर दिया, सिर्फ इस नियत से, इस ख्वाब से कि वो अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बना सके, उनकी पेट की आग को बुझा सके, उनके मुस्तकबिल को संवार सके। जिन्हें लूम चलाना आता था वो लूम चलाने लगे। जो लोग कारीगरी, तामीराती कारीगरी का महारत रखते थे, जिन्हें हम आम जबान में मिस्त्री गौंडी कहते थे, बहुत बड़ा तबका है यहां पर। शहर में मैं नहीं समझता कि इतने बड़ी तादाद में गौंडी मिस्त्री जो है रहते होंगे जहां, जितने गुलशेर नगर में। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज मेहनत करते हैं,
अपने जिस्म को, अपने गोश्त को, अपनी हड्डियों को छोड़ देते हैं उस मेहनत की भट्टी में। रात दिन एक कर अपने बच्चों के पेट पालने की फिक्र में ना अपनी सेहत की परवाह करते हैं, ना अपनी जिंदगी की परवाह करते हैं, ना अपनी जवानी की परवाह करते हैं, ना अपने बुढ़ापे पर झांकते हैं। सिर्फ मेहनत करते हैं इसलिए कि बेहतर जिंदगी उनको और उनके बच्चों को मिले। यहां पर ऐसे भी लोग हैं जो शहर भर में घूमकर फल फ्रूट बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं। एक साथ अगर आप कभी देखेंगे तो कतार की शक्ल में लोग सुबह मंडियां जाते हैं, मंडी जाकर वहां पर सब्जी तरकारी लेकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मेहनत भूख प्यास की परवाह किए बगैर वो फल फ्रूट सब्जियां लेकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूम घूम कर जो है वो अपनी हलाल की रोजी रोटी कमाते हैं, इस ख्वाब में कि ये कमाकर हम हमारे बच्चों का पेट भर के हम सुकून की और अमन की नींद इस छत के नीचे सोएंगे। इस इलाके में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जान को खतरे में डालकर रोजाना कई मील कई किलोमीटर जाकर शहर के अतराफ की बस्तियों में देहातों में उनके घरों से निकलने वाला कचरा, उनसे के घरों से निकलने वाले भंगार को जमा करके शहर में लाकर अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। रोजाना आज तो हाईवे अच्छे हो गए, लेकिन उस वक्त हाईवे का सफर करते थे जब मैं समझता हूं कि शहर में रोजाना एक मौत जो है हाईवे में एक्सीडेंट से होती थी। ऐसे हालात में सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये जोखिम लेकर, ये रिस्क लेकर इस इलाके के लोग निकलकर अपनी परिवार की परवरिश करते हैं। जहां मर्द हजरात इतनी मेहनत से, इतनी मुशक्कत से इन जमाने की हवाओं के खिलाफ लड़कर अपने परिवार की फिक्र करते हैं, वहीं पर देखा गया है कि हमारे इस इलाके में गुलशेर नगर में हमारी माएं बहनें ये घरेलू काम से जुड़ी हुई है। जहां घर के मर्द की आमदनी काफी नहीं होती है, वहां पर औरतें परिवार की जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़कर अपने आप को पेश करके कहीं प्लास्टिक के कारखानों में तो कहीं इमली के गोदामों में काम करती हुई नजर। ये मंजरनामा, ये तारीख, ये ज्योग्राफिया मुझे पेश करने की नौबत इसलिए आई है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इलाका गरीबों का है, मेहनत कशों का है। हर रोज अपने आप को, अपने बदन को मेहनत की भट्टी में झोंक कर अपने परिवार के पेट भरने की फिक्र करने वाला है। गुर्बत है, गरीबी है। ऐसे हालात में जहां पेट भरना मुश्किल है, वहां तालीम की कमी वाज़े तौर से आएगी। इन हालात में हमने 2017 में इस वार्ड की नुमाइंदगी की, इलेक्शन लड़ा। वार्ड की हालात, ज्योग्राफियाई हालात हमारे समझ में आ गए। हम कोई बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, हम वार्ड का, कॉरपोरेशन के मेंबर का इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन हमने वार्ड की बुनियादी जरूरत को महसूस किया और जो एक खाका हमारे सामने आया कि अगर हमने यहां पर हमारे जरिए कुछ तरक्कियाती काम किए
इस इलाके में जहां बुनियादी सहूलतें आज मयसर नहीं है, गुलशन इब्राहिम में ना रोड है, ना गटर है, ना नल है, ना लाइट है। अगर हम इन इलाकों में तामीराती काम अगर कर देते हैं तो यकीनन यहां की लोगों की जिंदगी में सुधार तो आएगा और कहीं ना कहीं रोजगार के मौके भी यहां पर पैदा होंगे। यकीन मानो, जो लोग मेरे साथ 7-8 साल से जुड़े हुए हैं, मैं हर बार हर मर्तबा उनसे यही बात करता हूं कि आज अगर हमने जहां रोड बना दिया, गटरे साफ कर दिए, तो हो सकता है पुख्ता सड़कें आने के बाद वहां पर रोजगार के मौके आ जाएं। लोग अपने शहर में रहकर, अपने इलाके में रहकर, अपने बाल बच्चों के बीच में रहकर रोजगार करने की कोशिश करेंगे। यही सिलसिले की एक कड़ी आज जिस रोड पर हम ये जो हमारी इलेक्शन की कॉर्नर मीटिंग ले रहे हैं, 2017 और 2024 यहां पर कोई यहां पर से गया नहीं है और कोई यहां नया आया नहीं है। वो इस इलाके के हालात को भी जानते हैं जो कल थे, और आज भी जान रहे होंगे जो आज उनके सामने। ये रोड, इससे पहले यहां के हालात, इस रोड की तामीर के फौरन बाद इस इलाके के रोजगार में इजाफा हुआ। जो जगह खाली थी वहां पर मालिकान ने शॉपिंग बनाकर, गाला बनाकर लोगों को भाड़े से रोजगार के जो है मौके फराहम किए। जिनके अपने घर थे उन्होंने वहां पर शॉपिंग सेंटर निकालकर भाड़े से देकर अपनी आमदनी में इजाफा किया, और उसी के साथ साथ इलाके की जगहों की कीमतों में इजाफा भी हुआ। मैं मजाक से हमारे महमूद भाई रेडीमेड वाले को अक्सर कहा करता था कि महमूद भाई, मेरी कोशिश है कि जब तक के ये रोड का भाव 5,000 रुपया नहीं हो जाता, तब तक के मैं ये समझूंगा कि मैंने इस इलाके में अपनी नुमाइंदगी का हक अदा नहीं किया। मैं हमेशा अक्सर मजाक में बोलता था कि महमूद भाई, जिस दिन 5,000 किसी ने इस जगह इस रोड पर भाव बोल दिया, उस दिन लगेगा कि डॉक्टर खालिद ने कुछ काम किया। और मुकादम मिल रहे नहीं 5,000, अरे बंद है, चलो ठीक। बोलने का मतलब यह है, आज जहां पर हम खड़े हैं, इसके अतराफ की बस्तियां, मेरे बाएं जानिब पूरा खल्ला, पूरा नाला खुला हुआ रहता था, और यहां से वहां तक मैदान में गंदगी रहती थी। 110 के ग्राउंड पे क्रिकेट के टूर्नामेंट हुआ करते थे। झाड़ियों में झाड़ियां थी, मुख्तलिफ किस्म के जानवर घुस जाया करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि आज गुलशन ज़ैनब 108, 109, गुलशन इब्राहिम 109, 108, 110 में मैं समझता हूं 90% रोड गटर के काम जो है वो आज हमने मुकम्मल कर दिए। मैं ये बोलता हूं कि मुश्किल से 6 महीना गैप नहीं रहता होगा कि गुलशन इब्राहिम में हमने कोई तामीराती काम नहीं किया। यहां पर हमने आवाम की सहूलत के लिए जहां रोड रास्तों का नज्म किया, वहीं पर गली गली पानी, नल का इंतजाम करने की हमने भरपूर कोशिश की। जिस वक्त 2017 में हम यहां से चुनकर आए थे, गुलशन इब्राहिम में, आरिफ सेठ की कॉलोनी में, उस वक्त तक वहां पर पानी जो है बुदलियों के जरिए लाया जाता था।
यहां से लेकर मेरे इंडिगो तक लोग बुदलियों से पानी लाकर अपनी जरूरत, पानी की जरूरत को मुकम्मल करते थे। 2018 में हम यासीन चाचा टीवी वाले के यहां मंगनी में गए, तो मैं यासीन चाचा को बोलने लगा कि अच्छा हुआ हमको बुला लिए, जैने को बुलाते थे ना तो वो तो इसकी वो दुर्गत बनाता था, वो यानी करता था कि इस पे एक वीडियो बना लेता था। मंगनी के लिए खाट रखी गई थी, ऐसा लग रहा था हम रुकू में बैठे, यानी खटिया पर बैठे थे तो हम इतने झुके हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि इमाम ने अल्लाह अकबर बोला, हम रुकू कर रहे। यकीन मानो इतना बड़ा गढ़ा, और ऐसे आज अल्लाह के फजल करम से ये जो भी 15-20 गलियां हैं, एक गली वहां पर बची हुई थी, वो आजकल में वो भी मुकम्मल कर ली गई है। और हमारे आरिफ सेठ कॉलोनी में नए बजट से 4-5 गलियों का जो है बजट डाला जा चुका है, और इंशाअल्लाह अजीज ये मार्च से पहले हम वो बस्ती में जो आखिरी काम बचा हुआ है, इस पूरे 108, 109 और 110 में कहीं अगर काम बचा हुआ है तो वो 108 की बस्ती में 4-5 गलियों में बसा हुआ है, वो ये मार्च में हम मुकम्मल कर देने वाले। गुलशन इब्राहिम का जो रोड, मस्जिद का जो रोड है, वहां पर पानी की पाइपलाइन डालने की वजह से रोड पूरा डैमेज हो चुका है। वो रोड भी इंशाअल्लाह अजीज मैं समझता हूं कि ये महीने भर में, और हमारे मुन्ना शाह साहब की जो गली है उसी के साथ जो है ये महीने भर में जो है आमदार निधि से ये दोनों काम भी हो जाएगा। अगर हम काम का सिलसिला शुरू करें, हमारे आमीन भाई ने बताए कि 133 नसीम भाई के रोड से लेकर, सत्तार फ्रूट वाले की गली से लेकर, हाजरा मदरसे की गली से लेकर, अनीश टाटा साहब की गली से लेकर, वसीम फ्रूट वाले की गली से लेकर, आप बता दो ये सीमेंट रोड की तामीर किसने किया? नसीम साइजिंग का मेन रोड हम चुन कर आए और सबसे पहले डामर रोड का काम वहीं पर किया। हमने ना मुखालिफ देखा ना हामी देखा। हमसे सवाल किया गया कि नसीम सेठ की साइजिंग के पास रोड कर रहे, कहीं सियासी पैचअप हो गया क्या? तो हमने कहा कि हमने इलेक्शन लड़ाए, जंग नहीं लड़े, इलेक्शन जीत गए, खत्म। वो भी वार्ड की उन्हीं आवाम में है जैसे मुझे वोट देने वाले। जहां काम की जरूरत है वहां काम किया जाएगा। और मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं, काम हमने ऐसा किया कि जैसे लाल बस को कोई हाथ देता तो रुक जाती, बैठता, चलने लगता, वैसे हमने काम किए। सुबह काम की सिमत कहीं जा रही थी, शाम में हमारे दोस्तों ने आकर बोला कि जरा ये वाली भी गली कर दो। यासीन चाचा अक्सर बोलते रहते। अभी चालू मिसाल है, हम 110, 109 में काम कर रहे थे, चालू हमने एक नया रोड वहां पर तामीर कर दिया। ना कोई बजट ना कोई मंजूरी। जिस रोज से चुनकर आए उस रोज से काम को अव्वलियत दिए। लोग हमसे सवाल करते कि गुलशेर नगर के लिए क्या किया? खुली आंखों से देख रहे हैं, नजर आ रहा है, और फिर हमसे सवाल कर रहे हैं कि काम क्या किया। महमूद चाचा रेडीमेड वाले बोलते थे कि डॉक्टर साहब धूल बहुत हो रही। 1 महीने के अंदर हमने वो डामर रोड की तामीर किए थे। उसके बाद वहां से पाइपलाइन जाने के बाद आज आप देख रहे होंगे कि 3 करोड़ की लागत से उस रोड का काम चालू है। और जहां आज काम चालू है सिर्फ उतना हिस्सा नहीं है, झांझेश्वर मंदिर से लेकर आई मरी मंदिर तक, आई मरी मंदिर अल उमर हॉस्पिटल से लेकर सवनगांव नाके तक, सवनगांव नाके से लेकर मालदा बांध तक 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, 3 करोड़ के बाद ये 3 करोड़ का, 6 करोड़, 2.5 करोड़ का हमारा आई मरी से लेकर झांझेश्वर मंदिर का 8.5 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपये का आई मरी मंदिर से लेकर नेशनल हाईवे तक का जो अभी मेरे घर से आगे काम शुरू हुआ है 3 करोड़ का, 11 करोड़ रुपये का काम, 70 लाख रुपये का गुलशन 110 में, गुलशन खालदा अज्जिन में 70 लाख रुपये का,
1 करोड़ का ये रोड जिस पर आज आप बैठे हुए हैं, 30 लाख का अभी गुलशन जैनब में काम मुकम्मल हुआ है, बारीक गलियों में। 40 लाख का रोड जो है अभी रहीम भाई भंगार वाले के घर के पास मुकम्मल हुआ है। फिर किस तरीके का काम चाहिए? ये वो इलाके हैं जहां आप रहते हैं, आप खुली आंखों से देख रहे हैं। आज आंखों के सामने अंधा बनाऊंगा और आंखों देखी मक्खी निकलने वाला माहौल नहीं रह गया है। अगर मैं ये काम पेश कर रहा हूं तो ये काम हकीकत में मौजूद है। ये काम आज अपनी आंखों से आप देख रहे हैं, ये काम हो चुके हैं। दूसरे इलाकों में भी हमने काम किया है। आज हस्सान बिन साबित की मस्जिद के पास अभी हमारा रोड का काम मुकम्मल हुआ। अबू तला मस्जिद के पास 1 करोड़ के रोड का काम चालू है। अभी 75 लाख की लागत से 121 में हमारा सीमेंट रोड बनेगा। ये तमाम काम मंजूर है। और मेरे को नया नाम मस्जिद का नहीं लेते आ रहा है, मिलाद पाक मस्जिद के जिम्मेदारान ने मुझसे गुजारिश की थी कि 110 के 109 के ओपन पर जो है वॉल कंपाउंड बनाया जाए। अनकरीब उसका टेंडर हो जाएगा और वहां पर वॉल कंपाउंड बनाया जाएगा और वहां पर शादी हॉल बनाया जाएगा। इसी तरीके से सर्वे नंबर 107 में जो मदरसा मिफ्ताहुल हसनात है 15 नंबर गली के कोने पर, वहां पर एक शादी हॉल मरहूम शाहिद खान के नाम से बनाया जाएगा। सर्वे नंबर 105 में 80 लाख की लागत से वॉल कंपाउंड के साथ जॉगिंग ट्रैक बनाया जाएगा। ये तमाम काम मंजूर हो चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं। ये कामों को होना अभी बाकी है। इससे पहले के जो काम वो जाने दो, लेकिन ये हालिया काम मैं बता रहा हूं, ये साल और 1.5 साल और 2 सालों की मुद्दत में। सियासत में लीडर से लिया जाता है, लीडर को दिया नहीं जाता है। अल्लाह ने हमें अक्ल शऊर इसलिए दिया है कि हम खरे और खोटे में फर्क कर सके, काम करने वाले और काम नहीं करने वाले में फर्क कर सके, हम देने वाले और नहीं देने वाले में फर्क कर सके। किसमें क्या सलाहियत है, कौन क्या कर सकता है, उसमें उसकी सलाहियत को महसूस कर सके, इसलिए अल्लाह ने हमें अकल दी है। आज ये इलाका तरक्की की तरफ रवा दवा है। जो नाला बोला जाता था इमाम अबू हनीफा चौक, आज अल्लाह के वली के नाम से रखा गया है और आबाद है। अगर मुस्तकबिल में अल्लाह ताला ने हमें इसी तरीके का कोई मौका दिया और हम शहर की क़यादत करने के अल्लाह ने हमें लायक बनाया, तो यकीनन हम तामीर की बात करते हैं, कामकाज की बात करते हैं। हम कभी जातियात की सियासत नहीं करते, हम कभी मनफी सियासत नहीं करते, हम कभी इल्जाम तराशी की सियासत नहीं करते, हम कभी बुरा बोलना भला बोलने की सियासत नहीं करते। हमारा काम, हमारा यकीन कामकाज की सियासत पर है। जो आज वार्ड नंबर 18 अब्दुल माजिद जहां से नुमाइंदगी कर रहा है, सैलानी चौक का हाल आपने देखा था, जहां आज सैलानी टावर बना है, वहां पर बाकायदा पूरे मोहल्ले का कचरा फेंका जाता था। आज आपने वो अयूब नगर की रोड भी देख लिया, सैलानी चौक भी देख लिया और उस इलाके के मुकम्मल तामीराती काम भी देख लिए। बोलने का मतलब कि जात बिरादरियां, तेरा मेरा, ये आपके मुस्तकबिल को बेहतर नहीं बना सकती, ये आपको बेहतर मुस्तकबिल नहीं दे सकती। मैंने जो तमहीद में बात कही कि किस तरीके की मेहनत करके आप अपने परिवार को पालते हैं, इस फिक्र में कि जिंदगी अच्छी हो जाए।
आप दिन रात मेहनत इसलिए करते हैं कि हम सुकून और अमन से हमारी जिस्मानी मेहनत को, थकावट को आकर हमारे घरों पर आराम के साथ एक पुरफिजा साफ सुथरे माहौल में जो है हमारी जिंदगी का सुकून हासिल करें। जिंदगी का यह मकसद है। आज अगर तेरे मेरे में कोई मेरा वाला आ जाए, हम 2 मर्तबा 3 मर्तबा, ना इरफान उसको सिगरेट दे सकता, ना बीड़ी दे सकता, ना आयम उसको खाना दे सकता, 3 से 4 मर्तबा, 1-2 बार मोहब्बत में हो जाएगा। लेकिन कितना बड़ा भी शहर का रुस्तम रहेगा, 5वें दिन वो पैसा ही मांगेगा। जहां आपकी जरूरत आपका पेट पालना है, जहां आपकी जरूरत अपने बच्चों के परिवार, अपने परिवार का मुस्तकबिल संवारना है, वहीं आपकी जरूरत आपका मोहल्ला, आपका इलाका, आपकी अपनी बस्ती भी है। आप अपने माशरे को, अपनी बस्ती को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आप अगर अपने माशरे को, अपने बस्ती को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ दिया, किसी नाअहल के हाथों में उसकी क़यादत दे दी, किसी नाअहल के हाथों में उसकी जिम्मेदारी अगर दे दी, तो आजकल मैं ये देख रहा हूं कि लोग सफेद कपड़े, सफेद चप्पल और शाइन गाड़ी के लिए मेंबर बन रहे। जिम्मेदारी का किसी को एहसास नहीं है। चौक में सेंटेड पान खाने के लिए मेंबर बन रहे। पान टपरी वाला मेंबर साहब बोलकर पान देना चाहिए इसलिए मेंबर बन रहे। कारपोरेशन के पास 5 बजे से 7 बजे तक मेंबरों का टोले में बैठकर गपशप करना चाहिए इसलिए मेंबर बन रहे। मेंबर बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, आवामी जिम्मेदारी का काम है। हर एक की जिंदगी से मेंबर जुड़ा हुआ होता है। जहां समाजी मामलात होते हैं, जहां माशराती मामलात होते हैं, जहां तामायराती मामलात होते हैं, उन तमाम की सरबराही और रहनुमाई अगर कोई करता है तो वार्ड का कारपोरेटर करता है। और इतने बड़े ओहदे को जहां हम 2-3 चाप और 2-3 मुसल्लम फ्री नहीं दे सकते, जिसको 2-4 सिगरेट फ्री नहीं दे सकते, और इतना कीमती वोट सिर्फ तेरा और मेरा की बुनियाद पर दे सकते, और फिर हम तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा देते तो उसको ले जाकर हाईकोर्ट में पेश करते। हाईकोर्ट में बोलते कि ये एक दूसरे को बोल रहे तेरा मेरा रिश्ता क्या। अल्लाह के नबी ने बोलकर गए कि अल मुस्लिम अखिल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। मुसलमान वो जिसने कलमा का जो है कलमा अपने दिल और जुबान से अदा किया, जिसकी बुनियाद एक है। तू अगर कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अगर कलमा पढ़ता हूं तो अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक भाई है। अगर किसी ने, मैंने या तुमने नारा लगा दिया तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसमें कौन सी शरीयत के खिलाफ बात हो गई। मैं आलिम नहीं हूं और ना मैं इस मकसद से इस मंच पे कोई ऐसी बात करना चाहता हूं जो शरीयत की रोशनी में कोई जवाब दिया हो जाए। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी की हदीस है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हम इसको इनकार नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी की हदीस का कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया में किसी की ताकत और मजाल नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकले हुए अल्फाज को जो है वो मुखालफत कर दे। और यह बुनियाद ही एक दूसरे का दर्द पैदा करती है। यही वो बुनियाद है, यही वो असास है कि मैं आपके बीच में और आप मेरे बीच में खड़े रहते हैं। और यही बुनियाद और यही असास के बिना पर शहर बसते हैं, बस्तियां बनती है कि हमारी मजहबी तहजीब, समाजी तहजीब है, एक है, इसलिए हम एक साथ रहते हैं। बुराई इस चीज में कहीं नहीं है। खैर ये एक अलग टॉपिक है, सियासत और मजहब का एक दूसरे के साथ जोड़ देना वक्त की कमी थी। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको बताने के लिए मुकम्मल मुझे 1 घंटा लग जाएगा। आधा अधूरा बताया तो मुफ्तियान कराम का फतवा लग जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद की बात पर, जो 2 बातें थी, एक बात तामीर और तरक्की, और एक बुनियाद हमदर्दी, अपनाइयत, अपनापन।
ये दो बुनियाद है, तामीर तरक्की की बुनियाद और अपनापन, अपना हमदर्दी, वो किस बुनियाद पर है ये बात। फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई उम्मी नहीं, कोई अजमी नहीं, कोई अरबी नहीं, कोई दौलतमंद नहीं, कोई गरीब नहीं। क्या बुनियाद? तेरा मेरा रिश्ता। क्या ये वही रिश्ता है जो हम सबको जोड़े रखता है। तो इस बुनियाद पर अगर फैसले करना है तो इसकी रोशनी में करे। फिर उसके अलावा कोई तेरा तेरा नहीं है, कोई मेरा मेरा नहीं है, फिर हम सब है, फिर हम सब हैं। मैं खड़ा, मैं भी तुम्हारा, तुम खड़े, तुम भी मेरे। मुझ में अगर कोई सियासी ऐब है, मुझ में कोई सियासी कमी है, मुझ में कोई फैसला लेने की कुव्वत कम है, मुझ में वो सलाहियत नहीं है कि मैं आप लोगों का काम नहीं कर सकता, मैं आपके जरूरत पर आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता, मैं आपके दरमियान आपकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता, किसी मसले पर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर बुनियाद ये होगी, ये सोच होगी, तो मैं कहूंगा कि तूने तेरी वोट का हक अदा करा, तूने तेरी वोट का हक अदा करा। लेकिन अगर बुनियाद इससे हटकर हो कि ये और वो, तो फिर हमारा, हमारी कौम का, हमारी मिल्लत का अल्लाह ही हाफिज है। फिर हमारी कौम का अल्लाह ही हाफिज है। ताकतें बटने में यहां तक आ पहुंची है कि आज डुंडाइचा का रिजल्ट आया इलेक्शन का। 26 के 26 उम्मीदवारों ने अपना अरीजा फॉर्म वापस ले लिया। नगर अध्यक्ष ने अपना अरीजा फॉर्म वापस ले लिया। हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जुल्म की ताकत बिना इंतखाब के जीत गई। यह सिर्फ और सिर्फ सोच और नजरियात में बंटने का नुकसान है। इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। फैसले सलाहियत की बुनियाद पर होना चाहिए। फैसले आपके मुस्तकबिल की सोच की बुनियाद पर होना चाहिए। फैसले अपने अच्छे और बुरे के लिए होना चाहिए। फैसले किसी को खुश करने के लिए, किसी की हार का बदला लेने के लिए, किसी की जीत की खुशी को मट्टी करने के लिए फैसले नहीं होना चाहिए। जीतने वाला जीत गया, हारने वाला हार गया। तरक्की याफ्ता कौमें अपने मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर फैसला करती है। मुझे यहां पर अमेरिका में न्यूयॉर्क के बने हुए मेयर ज़ोहरान ममदानी की मिसाल देना थी, लेकिन वक्त कम है। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का पहला मेयर है जो ना सिर्फ एशियाई है बल्कि मुस्लिम है। वो न्यूयॉर्क शहर जहां पर यहूदियों की आबादी इजराइल के बाद सबसे ज्यादा है, उन्होंने ज़ोहरान ममदानी को वोट देकर कामयाब क्यों किया? क्योंकि ज़ोहरान ममदानी ने उनसे आवाम के फायदे के लिए बात की, आवाम की राहत के लिए बात की, आवाम की भलाई के लिए बात की। उन्होंने अपना मुस्तकबिल देखा, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखा। उन्होंने ज़ोहरान ममदानी का मजहब, ज़ोहरान ममदानी की जात नहीं देखा। उन्होंने यह देखा कि इसके आने के बाद हमारी जिंदगियों में क्या सहूलतें आने वाली है, क्या बेहतरी आने वाली है। इस बुनियाद पर उन्होंने फैसला किया। तो आज वो दुनिया में तरक्की याफ्ता कौमें कहला रही है। आज शशि सोनक अगर इंडिया का है और बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, वो अंग्रेज जिन्होंने 200 साल हम पर हुकूमत की है, और हमारा बंदा वहां पर जाकर अगर जो है वहां का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, सिर्फ उसकी सलाहियत को देखकर फैसला किया गया है। यह तरक्की याफ्ता कौमों की निशानी है कि हमारे मुआशरे में क्या बेहतर हो सकता है। उस बात को बुनियाद बनाकर अगर फैसला किया जाएगा तो यकीनन अल्लाह ताला फैसले भी बेहतर उतारेगा। इतनी ही बात कहकर पैगाम के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आए हुए तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।